हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि, नेशनल इनकम मेथड। इसमें उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, सकल मूल्यवर्धन विधि। उत्पादन विधि माने प्रोडक्शन मेथड, आय विधि यानी कि इनकम मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड और सकल मूल्यवर्धन विधि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ये चार विधि है। किसी न किसी एग्जाम में एक विधि से जरूर पूछता है ये एग्जाम में। आइए समझते हैं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की चार विधियाँ हैं। देखिए, आय विधि इनकम मेथड, इसमें सभी तरह के इनकम को जोड़ते हैं, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक हो या निगम हो, चाहे कोई निवेश करेगा वो सब जुड़ जाएगा इसमें। तो इसमें सभी तरह के इनकम को जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, इसका फार्मूला देखिए, मेन है इसमें फार्मूला कुछ याद आपको होना चाहिए। इसमें है कि जो मैंने बताया था कि उत्पादन का चार कारक होता है: भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। भूमि किराया पर कहीं ना कहीं लेगा, पूंजी ब्याज, पूंजी लगाएगा तो उसको ब्याज जरूर देना पड़ेगा, श्रमिक है तो उसको मजदूरी देना पड़ेगा, उद्यमी को लाभ होना जरूरी है। तो ये इसका फार्मूला है। रेंट यानी कि किराए को आर से डिनोट करते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट आई से, मजदूरी को वेजेज को, और प्रॉफिट को यानी कि लाभ को प्रॉफिट से। इसका नेशनल इनकम का फार्मूला होता है आय विधि का, यही याद कर लीजिए, आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस डी पी। यही है पी, डब्ल्यू, आई और आर। यही काफ़ी विधि महत्वपूर्ण विधि है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना हुआ है। आर आई डब्ल्यू पी नेशनल इनकम का फार्मूला निकालने का आय विधि से है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड, ये भारत में जितना प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में यह गणना करेगा। इसमें उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को जोड़ते हैं। इसमें उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को जोड़ते हैं। इसमें अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ते हैं। और यह जीडीपी पर नहीं निकलता क्योंकि इसमें समस्या खड़ा हो जाता है। कैसे? तो देखिए, ये एनएनपी पर निकलता है। एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उत्पादन विधि में कौन सा अच्छा होता है, तो एनएनपी पर निकलता है ये। देखिए, इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल में यानी कि विदेशी भी आ गया, भारतीय भी आ गया, तो उसको छांटने में दिक्कत होता है। इसीलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा यह, यानी कि भारतीय है तो शुद्ध के द्वारा यह निकाला जाता है। तो नेशनल इनकम भारत के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं तो एनएनपी के द्वारा यह निकाला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये समझिए, जैसे कोई सामान 10 रुपये का कंपनी में, देखिए मार्केट में 10 रुपये है किसी का प्राइस, समझ गए, और तो उसमें टैक्स भी रहता है। तो यही 10 रुपये वाला सामान यही कंपनी से, कंपनी बना हुआ 4 रुपये में रहता है, जब बाहर निकलता है 4 रुपये में बना रहता है तो उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। कंपनी में बना हुआ है, बाहर नहीं निकला हुआ है। जब बाहर निकलेगा सरकार पकड़ लेगा कि आओ तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, और मार्केट में वही दाम बढ़कर उस पर 10 रुपये हो जाता है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति है इनडायरेक्ट टैक्स जरूर भरता है। टैक्स तो भरता ही है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी सामान खरीदिएगा तो सब पर इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। आज कोई, जैसे मैं मानव के लिए जैसे मेडिकल हो गया, गैस हो गया, चाहे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिस पर सब्सिडी दिया जाता है क्योंकि वह मानव संसाधन के लिए होता है, तो सब्सिडी तय रहता है। तो वही फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी मार्केट प्राइस और माइनस टैक्स घटा देंगे प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे तो यह फैक्टर कॉस्ट पर निकल जाएगा। तो यह और यानी कि रियल वैल्यू पर निकाला जाता है उत्पादन विधि। प्रोडक्शन मेथड रियल वैल्यू पर निकाला जाता है। फैक्टर कॉस्ट का हिंदी होता है साधन लागत, मार्केट प्राइस का बाजार मूल्य, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर यानी कि सब्सिडी होता है। समझ गए? ये फार्मूला याद करके रखिएगा। जो रियल वैल्यू पर निकलता है वही होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि 4 रुपये जो बना हुआ है कंपनी में वही चीज़ होगा और मार्केट में 10 रुपये में बिक रहा है तो वो हो गया मार्केट प्राइस पर निकलता है। सरकार कुछ ही बनाइए, सरकार उस पर टैक्स लाद देगा कि हमको दीजिए, आप क्या चीज़ बनाया नहीं बनाया, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उस पर आपको टैक्स सरकार लेगा ही लेगा। अब समझते हैं व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से घटाते हैं। आइए समझते हैं फार्मूला से। सी से क्या होता है? कंजप्शन यानी कि उपभोग, आई से इन्वेस्ट,
सरकारी, जी से सरकारी व्यय यानी कि टैक्स, सरकार टैक्स लेगा, और एक्स एक्सपोर्ट हो गया, एम से इंपोर्ट हो गया, यानी कि एक्स माइनस एम बराबर शुद्ध निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब समझिए, इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे में कोई व्यक्ति है 1,000 का चावल बेचा किसी व्यक्ति से, 1,000 का बेचा, तो वह जिस व्यक्ति को बेचा उसको तो फायदा हुआ, वो बेचेगा किसी जो वर्ल्ड लेवल पर जो बेच रहा है गेहूँ चावल का जो बेचने वाला एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फायदा हुआ, वही चावल को 2500 में विदेश में भेजेगा वो 2500 में भेजेगा, तो उसको 1500 ये फायदा हो गया। इस तरह ऐसा ऐसा बहुत सामान भेजता है वो, तो 2500, तो यानी कि इसके पीछे 1500 फायदा हुआ। अब विदेशी भी कुछ भारत में इन्वेस्ट करेगा यानी कि इंपोर्ट करेगा, मान लीजिए 1000 का इंपोर्ट किया, तो दोनों को घटा देंगे, कितना हो गया, 500 हो गया, तो यही फ़ायदा हो गया। तो भारत के लिए फ़ायदा 500 रुपया हुआ ये फार्मूला के अनुसार। तो ये फार्मूला देखिए, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स का अर्थ हो गया एक्सपोर्ट, माइनस एम है तो इम्पोर्ट हो गया, तो शुद्ध निर्यात, ये दोनों को घटा देंगे, 500 बचा, वही होता है शुद्ध निर्यात, नेट इम्पोर्ट। तो फार्मूला याद करके रखिएगा, व्यय विधि में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही फार्मूला पर एग्जाम में कितना बार, हजारों बार क्वेश्चन बना हुआ है ये। अब आगे समझते हैं, एक लास्ट है सकल मूल्यवर्धन विधि, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ये कुछ नहीं है, आइए सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कोई आदमी गेहूँ खरीदा 500 kg, 30 रुपये प्रति kg, तो 15,000 रुपये ये हो गया उसका, 15,000 ये समझ गए, 15,000 ये हुआ, यहाँ तक समझिए। फिर उसके बाद वो गेहूं को पिसाएगा यानी कि आटा बनेगा, तो आटा 500 kg हो गया, आटा 10 रुपये आगे बढ़ा के बेचेगा 40 रुपये मान लीजिए, तो 40 रुपये बेचेगा, तो 5 चुका 20,000, यानी कि बीच में कितना फ़ायदा हुआ, 15 से 20,000 के बीच 5,000 फायदा हुआ, 5,000 यहाँ फायदा दर्शा दिया गया है, ठीक है। आटा से बिस्किट कुछ लोग बनाएगा, कंपनी में फिर भेजेगा, तो बिस्किट बनेगा, तो वही 5,000 पैकेट रखेगा वो, बनाएगा बिस्किट, और वह पर जो बिस्किट है 10 रुपये बेचेगा वो, तो वह 50,000 रुपये का बिस्किट बेच दिया, तो कितना अंतर होगा, तो 20,000 से 50,000 के बीच में 30,000 रुपया। इसके बाद आगे बढ़ाते चलेंगे, बिस्किट का केक भी बनता है, तो केक का आगे तो अपना निकालते रहिएगा, ये समझिए। तो 20,000 से 50,000 के बीच में कितना फ़ायदा हुआ, 30,000 हुआ। तो यही सकल मूल्यवर्धन विधि में यही जो वैल्यू होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है इसमें इनकम निकालने का, प्राइमरी वैल्यू प्लस वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड। तो 15,000 में तो गेहूँ खरीद लिए, ठीक है। अब 5,000 गेहूँ से आटा बनने में फ़ायदा हुआ, 5,000 रुपया, फिर आटा से बिस्किट बनाया तो 30,000 फ़ायदा हो गया। देखिए 30,000 फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ 30,000 हो गया, 20,000 से 50,000 के बीच में, 15,000 से 20,000 के बीच में 5,000 फ़ायदा हुआ। अब देखिए यहाँ, तो ये टोटल 50,000 रुपया हो गया, यही आपका सकल मूल्यवर्धन विधि होता है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड होता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यही फार्मूला आपके द्वारा, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, फार्मूला यही पूछता है एग्जाम में, कि कितना एग्जाम में तो क्वेश्चन दे देता है कि इसको मूल्यवर्धन इसका निकालिए, मूल्यवर्धन विधि के द्वारा इसे निकालिए। आप और भी बढ़ाते चलिए, केक है, आगे भी और भी लोगों के द्वारा बेचिएगा, और भी बहुत सारा है, तो ये 3 टर्म में याद कर लीजिएगा, गेहूँ, आटा और बिस्किट पर। तो यही 4 विधि है, 4 विधि से किसी न किसी एग्जाम में एक विधि से ज़रूर पूछता है एग्जाम में, ये चारों विधि ज़रूर समझ लीजिए, 2-3 बार देखिए, तब इसका नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, तभी याद होगा। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद आर्थिक नियोजन आएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, जो कि 12 को योजना दिया गया था, उसके बारे में समझेंगे। फिर आगे ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर आते आते ख़त्म हो जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।